अगर मेरठ का यह मर्डर केस वक्त से पहले नहीं खुलता और यह कुछ लंबा और खिंच जाता तो फिर मुस्कान पार्ट 3 बनने वाला था। एक और कत्ल होता, लेकिन वो कत्ल मुस्कान का होता या साहिल का, यह पता नहीं, लेकिन होता जरूर। और उसकी एक वजह थी। वो वजह आपको बताने से पहले पूरी कहानी, क्योंकि इसमें इश्क का काला जादू भी आ गया। नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड चैप्टर्स में आपका स्वागत है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के मास्टर कॉलोनी की है। मेरठ में ही साहिल और मुस्कान दोनों पैदा होते हैं और दोनों बड़े होते हैं। मेरठ के एक ही स्कूल में साहिल और मुस्कान एक साथ पढ़ा करते थे। 8वीं क्लास तक दोनों एक ही क्लास में एक साथ थे। फिर 8वीं पास होने के बाद साहिल स्कूल छोड़ देता है, लेकिन मुस्कान वहां से अपनी 10वीं कंप्लीट करती है, फिर 12वीं। उसके बाद स्कूल छूटने के बाद साहिल से मुस्कान की मुलाकात नहीं होती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और दोनों बड़े हो गए। साल 2016 मेरठ में ही मुस्कान की मुलाकात सौरभ से होती है। उसके बाद दोनों का छुप छुपा के एक दूसरे से मिलने का सिलसिला शुरू होता है और धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन सौरभ के घर वाले उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मुस्कान के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उसके बाद सौरभ के घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं, क्योंकि सौरभ ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी किया था। इसलिए दोनों मेरठ में ही किराए के घर में रहने लगते हैं। सौरभ दिल्ली रोड पर प्लाईवुड की एक दुकान पर काम करता था। पत्नी घर पर अकेली रहती थी और साथ में उसकी एक बच्ची है जो अभी कुछ ही महीनों की थी, जिसका नाम पीहू था। इसी बीच सोशल मीडिया पर रियूनियन होता है कि उस वक्त के क्लास के कौन कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, कौन किसके कॉन्टैक्ट में है, यही सब हालचाल टाइप सा होता है। आजकल सोशल मीडिया के जरिए ये बहुत आसान भी है। उस स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं वो सामने आए और उस रियूनियन के जरिए उनकी चैन बड़ी होती जाती है। और कुछ स्टूडेंट्स ने एक इनिशिएटिव लिया और उस स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स को भी ग्रुप में जोड़ना शुरू किया। इत्तेफाक से उस ग्रुप में मुस्कान और साहिल भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में उसके स्कूल टाइम के पुराने फ्रेंड्स भी थे। फिर उन्हें अपने सारे पुराने फ्रेंड्स एक एक कर दिखने लगे। उसी ग्रुप में साहिल ने मुस्कान का नाम देखा और मुस्कान को पहचान लिया। उधर मुस्कान ने भी साहिल का नाम देखा और उसने भी पहचान लिया। मुस्कान साहिल को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। अब ग्रुप में थे तो एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज होने लगे। फिर बातचीत होने लगी। जो एक दूसरे के आसपास थे वो एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन मुस्कान अपने पति से कहती है, मैं एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल किया गया है। और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जब कक्षा 8 तक की हमने पढ़ाई की थी, उसमें वो छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। आज उन्होंने मेरठ में ही एक मॉल में पार्टी रखी हुई है। मुझे उस पार्टी में जाना है, इसलिए मैं सोच रही थी कि पीहू को नानी के घर छोड़ आती हूँ। तो सौरभ ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे काम पर जाना है। उसके बाद मुस्कान पीहू को उसके नानी के घर छोड़ देती है। वहां पहुंचने पर मुस्कान की मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से होती है और साहिल भी ब्रह्मपुरी का ही रहने वाला था। साहिल शुक्ला, जो कि उसका एक 8वीं क्लास तक का फ्रेंड था। मुस्कान की उससे जब बातचीत होती है तो दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। तो साहिल बोला कि वो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वो बीटेक किया और अब सीए की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर साहिल मुस्कान से झूठ बताता है। उसके बाद मुस्कान ने बताया कि उसके नाना ब्रह्मपुरी में रहते हैं और ब्रह्मपुरी में रहने के दौरान ही वहाँ पर एक महिला अपने बच्चों की कुंडली वगैरह बनवाने के लिए आया करती थी और उनके साथ सौरभ नाम का एक लड़का आया करता था। उसके बाद सौरभ राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है और फिर शादी। इसके बाद अब यह मुलाकात रोजाना का सिलसिला हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और साहिल का मुस्कान के घर पर आना जाना होने लगा और धीरे धीरे दोनों की मुलाकात गहरी होती जा रही थी। इसी बीच सौरभ को मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाती है और उसकी पोस्टिंग लंदन में होती है। इसलिए सौरभ मुस्कान और अपनी बेटी को मेरठ में ही छोड़कर लंदन चला जाता है। इधर साहिल और मुस्कान दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं और अब दोनों मिलने भी लगे थे और मुस्कान साहिल से मिलने के लिए किसी न किसी बहाने से निकल जाया करती थी। अब धीरे धीरे साहिल का मुस्कान के घर पर आना जाना भी शुरू हो गया था। एक दिन उसकी बच्ची रो रही थी और कुछ देर से रो रही थी, इसलिए उसका रोना सुनकर मकान मालिक घर के अंदर आ जाता है और मकान मालिक ने मुस्कान को उसके प्रेमी साहिल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और यह बात उसने सौरभ को बता दी। सौरभ राजपूत ने जब यह सब बात मुस्कान से बोला तो मुस्कान ने बहाना बनाकर उसको मना लिया। अब तक सौरभ को लगभग 2 साल हो गए थे। वह 2 साल बाद इंडिया इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी बीवी का उसके साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं था।
और मामला तलाक तक पहुंच चुका था। लेकिन उसकी बेटी का जन्मदिन होने के कारण वो भारत आने का डिसाइड करता है और उसको लगा कि अचानक से पहुंचकर वह अपनी पत्नी और बेटी को सरप्राइज देगा। 25 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन था, इसलिए वो 24 फरवरी को दिल्ली में लैंड करता है और फिर दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर मेरठ अपने घर पहुंचता है। शायद अब भी उसको उम्मीद थी कि क्या पता बीवी के साथ रिश्ते सुधर जाएं, क्योंकि उसकी बेटी 6 साल की हो चुकी थी। वो कुछ और सोच रहा था, लेकिन उसकी बीवी मुस्कान के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो तो नवंबर से ही उसके कत्ल का प्लान करके बैठी थी कि वो आएगा और उसका कत्ल कर देंगे। लेकिन इस प्लान में अकेले सिर्फ मुस्कान ही नहीं थी, बल्कि मुस्कान का प्रेमी साहिल भी था। इधर मुस्कान अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी में लगी थी। मुस्कान सौरभ के इंडिया आने के पहले 22 फरवरी को दिल्ली रोड पर ही एक डॉक्टर के पास जाकर बताती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, सर में दर्द रहता है और रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं आती है। इसलिए आप मुझको कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसको खाने के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नींद आए। अब डॉक्टर उसके बताए अनुसार उसको दवा दे देता है और बताता है कि जब भी तुम खाना खाओ तो खाने के साथ दवा भी खा लेना, इससे तुमको बहुत अच्छी नींद आएगी। हकीकत में मुस्कान ये दवा अपने लिए ना लेकर अपने पति सौरभ के लिए ले रही थी। इसी बीच मौका निकालकर मुस्कान ने ऑनलाइन 10 किलो ब्लीच ऑर्डर कर दिया था, ताकि अगर प्लान को अंजाम देने के बाद साफ सफाई करने की ज़रूरत हो तो किया जा सके। इसी बीच मुस्कान ने बाजार से 800 रुपये में 2 चाकू और लगभग 1200 रुपये का एक ड्रम भी लाकर घर में रख लेती है और मुस्कान को जब भी मौका मिलता वह अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी करती रहती थी। उधर इसी बीच साहिल की माँ की मौत हो जाती है। साहिल अपनी माँ के बड़ा करीब था, वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। माँ की मौत का असर उसके दिमाग में बहुत गहरा हुआ था। माँ की मौत के बाद साहिल अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। फिर उस गम को भुलाने के लिए वो उस मोहल्ले में किराए का एक घर ले लिया जिस मोहल्ले में मुस्कान रहती थी। लेकिन माँ उसके जहन से नहीं गई। अब उसे ये लगता था कि उसकी माँ उससे बात करती है। वो स्नैपचैट पर अपना एक अकाउंट बनाया और उसमें खुद ही मैसेज टाइप करता और उसको ये फील हो रहा था कि ये माँ कह रही है। उसको लगता कि उसकी माँ उससे बातें कर रही है। अब दोनों एक ही मोहल्ले में रहने लगे थे और इसी कारण धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी थी। दोनों की मुलाकात और करीबी बढ़ने के बाद मुस्कान को साहिल की एक कमज़ोरी पता चली कि इसकी माँ को गुजरे ज़माना हो गया, लेकिन ये अपनी माँ से बात करने की बातें करता है। लेकिन तभी इत्तेफाक से मुस्कान ने यूट्यूब पर डीजे नाम की साउथ की एक फ़िल्म देखी। इस फिल्म में जो विलन है उसका एक बेटा था और उस बेटे की माँ की मौत को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो अक्सर अपनी माँ से बातें करता है। अब अलू अर्जुन को भी उसकी यह कमज़ोरी पता चल गई, जैसे मुस्कान को साहिल की। तो अलू अर्जुन को लगा कि यह अपनी माँ से बातें करता है। अब अलू अर्जुन को उसे अपने झांसे में लेना था। उसके बाप से अपने बाप का बदला लेने के लिए उसने यही हथियार इस्तेमाल किया। अलू अर्जुन ने भी अचानक से अपने मरे हुए बाप से बात करने का नाटक शुरू किया और विलन के लड़के को लगा कि मैं अकेला नहीं हूं जो अपनी मरी हुई माँ से बात करता हूं। यही करके वो उसका भरोसा जीत लेता है। सेम काम मुस्कान ने साहिल के साथ किया। मुस्कान को मालूम था कि साहिल अपनी माँ से बात करता है और वो कहता है कि मेरी माँ से बात होती है। मुस्कान ने भी अपने भाई के नंबर से स्नैपचैट पर एक अकाउंट बनाया और अब वह सचमुच साहिल के उस अकाउंट पर मैसेज करने लगी, जो साहिल को लगता था कि उसकी माँ उसके लिए लिखती है, जबकि लिखता खुद था। और अब मुस्कान माँ बनकर उसको मैसेज करने लगी कि मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है, उसे कभी दुख मत देना, जो वो कहे उसे मानना। इस तरीके से बात करके मुस्कान ने साहिल को पूरे तरीके से अपने चंगुल में फंसा लिया था और साहिल को ये लगने लगा कि जिस माँ से वो बहुत प्यार करता है उस माँ को मुस्कान इतनी पसंद है कि वो उसकी तारीफ कर रही है। तो उसको लगा कि ये माँ का आदेश है, तो मैं मुस्कान का दिल कभी नहीं तोड़ सकता। अब वो मुस्कान पर पूरी तरह फिदा हो गया था और उसके दिल और दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि बस मुस्कान को हासिल करना है। लेकिन मुस्कान शादीशुदा है और 6 साल की एक बेटी है और उसका पति और सौरभ के होते हुए दोनों का रिश्ता आम हो जाना संभव नहीं था। और इसी बीच सौरभ को साहिल और मुस्कान के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और अब दोनों में लड़ाई होने लगती है। सौरभ मुस्कान को तलाक देने की बात करता है और मुस्कान चाहती तो उस वक्त सौरभ को तलाक दे सकती थी और फिर साहिल से शादी कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुस्कान के दिल में कुछ और ही चल रहा है। और अब जब साहिल के पूरे दिमाग में उसके माँ की बात घर कर गई कि उसकी माँ ने मुस्कान की तारीफ की, अब उसको भी यही लगने लगा कि मुस्कान ही उसकी ज़िंदगी है और अब वो अपनी ज़िंदगी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। साहिल गांजा पीने का आदी था
और साथ में उसका शराब का नशा अलग, और साहिल गांजा पीने के बाद अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। इस दौरान साहिल ने अपनी मां के गुजरने के बाद जो किराए पर कमरा लिया था, उस कमरे में उसके द्वारा लगाई गई तस्वीर उसकी मानसिक स्थिति को सही सही बयान करती थी। उन तस्वीरों में वह जादू टोना तंत्र मंत्र अजीब अजीब शब्द दरवाजे पर लिखा हुआ था। अंदर कमरे की दीवार पर कुछ और टोने टोटके लिखे हुए थे। कमरे में सिगरेट, बीड़ी, लाइटर, माचिस पड़ा हुआ, और उस कमरे की दीवार देखने के बाद यह नहीं लगता था कि ये एक आम इंसान का कमरा हो सकता है। उसमें घुसते ही लगता है कि ये यहाँ कोई दूसरा इंसान रहता है जो तंत्र मंत्र और जादू टोना करता है। सबसे पहले तो दरवाजे से ही कहानी शुरू हो जाती है। दरवाजे पर सबसे पहले बाहर में बड़े बड़े शब्दों में उसने लिखा हुआ था, नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात के अनुसार। अब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते ही सामने दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर लगी थी। यह तस्वीर भगवान शिव के आदि योगी अवतार की थी, और इसी कमरे में कुर्सी, टेबल, सोफा, बेड सब पड़ा हुआ है। लेकिन दीवार पर अजीब अजीब चीज़ें हैं। एक जगह पर पैशाचिक तस्वीर जो ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके ऊपर एक ब्लैक मैजिक स्टार भी है। काला जादू में विश्वास रखने वाले लोगों की अलग अलग तस्वीरें उकेरी गई हैं, यानी कि उसका पूरा कमरा काले जादू की चीज़ों से भरा पड़ा था। और इन सब के ऊपर साहिल ने अपनी माँ के साथ एक तस्वीर लगाया था। माँ गुजर चुकी है, लेकिन माँ से बात हो रही है, और उसकी प्रेमिका मुस्कान जो माँ बनकर उसको और भड़का रही है। अब वो पूरी तरह से मुस्कान के गिरफ्त में है, और मुस्कान को हासिल करना उसकी ज़िंदगी का मकसद है, क्योंकि माँ का आदेश है। अब वो मुस्कान को अपना बनाने के लिए प्लान बनाता है। लेकिन मुस्कान सौरभ को रास्ते से क्यों हटाना चाहती है, इस सवाल का जवाब अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि सौरभ तो मुस्कान को तलाक देने के लिए तैयार था। लेकिन वो सौरभ से अलग होने के बजाय वो साहिल के इस काम में उसका साथ क्यों दे रही थी, यह अभी एक रहस्य है। अब जब साहिल ने सौरभ को मारने की बात की तो मुस्कान भी उसके साथ तैयार हो गई। लेकिन जब कोई इंसान किसी को मारने की बात करता है तो कहता है उसकी जान लेना है, उसको मारना है, उसका कत्ल करना है, उसकी हत्या करनी है। लेकिन जब भी दोनों सौरभ को मारने की बात करते थे तो साहिल ने कभी भी मर्डर, कत्ल, हत्या, जान लेने की बात ही नहीं की। साहिल केवल एक ही शब्द यूज़ करता था, वो कहता था कि सौरभ का वध करना है। अब वध करना एक अलग मानी होती है। वध शब्द क्राइम के लिए यूज़ नहीं होता है। लेकिन साहिल के दिमाग में तंत्र मंत्र, जादू टोना और अंधविश्वास होने के कारण वो वध शब्द इस्तेमाल कर रहा था। और इन्हीं सारी चीज़ों और तंत्र मंत्र के लिए उसने 3-4 और चीज़ें की थी, जिसमें मेरठ पुलिस खुद शुरू में उलझी हुई थी। पहली कि कत्ल को तुम वध कह रहे हो। दूसरी, एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए बैग में या फिर कहीं और छुपाने के लिए कातिल लाश के टुकड़े करता है ताकि उसको समेटकर उसमें भर सके। और यहाँ तो एक बड़ा ड्रम है और उसके पूरी बॉडी आ सकती थी। फिर सर को धड़ से अलग करना और दोनों हाथों की हथेलियाँ काटना, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थीं, क्योंकि आमतौर पर जब लाश को छोटा करने की कोशिश की जाती है तो सर को धड़ से अलग कर दोनों हाथ और दोनों पैर काट देते हैं। लेकिन साहिल हाथ पैर ना काट कर सिर्फ हाथ की दोनों हथेलियाँ काटता है। उसके बाद मुस्कान से बोलता है कि पहला वार तुम करोगी। अब इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, और सर को धड़ से अलग करता है। दूसरी चीज़ फिर कहता है मुस्कान से कि पहला वार तुम ही करोगी, और उसी के हाथ पर हाथ रख के खंजर को अंदर डालना है। यह भी एक राज है। अब जब कत्ल हो जाता है उसके बाद रात को सर और हथेली बैग में रखकर अपने उसी तंत्र मंत्र और काले जादू वाले कमरे में ले जाता है। तो सर और हथेली अपने रूम में ले जाने का मतलब कि कुछ किया होगा। यह वो सवाल थे जिनके जवाब मेरठ पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब इस कमरे का राज खुला और कमरे के अंदर पुलिस पहुंची और दीवारों को देखा तो समझ में आया कि ये सिर्फ कत्ल नहीं है, बल्कि ये मामला जादू टोना, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का है। और इन चीज़ों को बढ़ावा देने में उसकी प्रेमिका मुस्कान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि मुस्कान जानती थी उसकी माँ उसकी कमज़ोरी है और वो उसकी माँ बनकर सेम डीजे की तरह यह करना चाहती थी। उसके बाद मुस्कान अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 25 फरवरी को खाना बनाती है, और उसी दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी मनाया जा रहा था। और उसी बीच मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोली मिलाकर उसको देती है। दिन की पार्टी खत्म होने के बाद सौरभ सोने चला जाता है। उसके बाद मुस्कान साहिल को भी बुला लेती है, और जब सौरभ नींद की दवा के कारण गहरी नींद में होता है, इसी बीच मुस्कान और साहिल दोनों मिलकर सौरभ की हत्या कर देते हैं। सौरभ की हत्या के बाद साहिल और मुस्कान ने उसकी बॉडी को एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों घूमने के लिए
शिमला चले जाते हैं और वहाँ की आसपास की जगह घूमने के बाद जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है तब दोनों वापस आते हैं। और वापस आने के बाद दोनों ने उस ड्रम को वहाँ से हटाने का लिए 4 मजदूर भी बुलाते हैं कि उसको उठवाकर कहीं ठिकाने लगा दें, लेकिन वो सीमेंट से जमा ड्रम उन लोगों से भी नहीं उठता है और वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद मुस्कान ने अपने घर वालों को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। और जैसे ही ये बात मुस्कान ने अपने घर वालों को बताई, उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। कुछ देर सोचने के बाद मुस्कान के माता पिता चुपचाप से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को पूरी बात बताते हैं। अब मैंने जो शुरू में कहा कि यह पार्ट 3 हो सकता था, उसकी वजह है, अगर आपने डीजे फिल्म देखी होगी तो क्लाइमैक्स में जब विलेन का बेटा से अल्लू अर्जुन कहता है कि देखो तुम्हारे पापा यहाँ कितने खुश हैं और तुम्हारी माँ वहाँ अकेली है, उदास होगी, उनके पास कोई नहीं है, तो तुम्हारे पापा माँ के पास क्यों नहीं जाते हैं। तभी अचानक उसको लगता है हाँ पापा यहाँ बहुत खुश है। तो वह अपने पापा से कहता है आपने माँ को छोड़ के यहाँ अकेले कैसे खुश हो सकते हो, आप माँ के पास क्यों नहीं जाते। और ये कहते कहते वो गोली मार देता है और फिर खुश होता है कि मैंने पापा और मम्मा को मिला दिया। ये डीजे फिल्म की कहानी है। अब यहाँ पर मुस्कान माँ बनकर खुद को कह रही है कि ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है और वो मुस्कान से शादी करना चाहता था क्योंकि माँ उसके लिए कह रही है उसके हिसाब से। लेकिन मुस्कान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। मुस्कान को शादी नहीं करनी थी और मुस्कान नहीं चाहती थी कि वो साहिल से शादी करे। और अब इधर साहिल भी मुस्कान से शादी करने के लिए उस पर दबाव डालने लगा था। अब इस कत्ल के बाद यकीन मानिए कि अगर यह राज 3-4 महीने और ना खुलता और अब साहिल मुस्कान पर और ज्यादा दबाव बनाने लगा था कि अब तो पति की भी मौत हो चुकी है, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन साहिल को ये बात पता ही नहीं थी कि मुस्कान को कभी भी साहिल से शादी नहीं करनी थी। ये उसने पुलिस के सामने अपने बयान में एक्सेप्ट किया है। अब अगर उस सिचुएशन में दोनों कानून के शिकंजे में ना होते और मुस्कान शादी के लिए मना करती और साहिल को जिस दिन ये एहसास हो जाता कि मुस्कान ने उसको धोखा दिया है या उससे कभी शादी ही नहीं करना चाहती थी, तो फिर ऐसी सूरत में 2 ही चीज होती, या तो मुस्कान साहिल को रास्ते से हटा देती या फिर साहिल मुस्कान को रास्ते से हटा देता, यानी एक और कत्ल होना पक्का था। तभी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मुस्कान पार्ट 3 होता, लेकिन खैर उससे पहले ही भेद खुल गया और दोनों पकड़े गए। लेकिन अजीब कहानी है कि एक लड़की फिल्म से आइडिया उठाती है और एक लड़के को उकसाती है क्योंकि उसको उस लड़के की कमजोरी पता चल गई थी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।